छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विगत 26 मार्च को भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के वन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। हजारों लोगों की भीड़ की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व सांसद हंसराज अहिर, सांसद रामदास तड़स तथा अनेक विधायकों की उपस्थिति में चुनावी लड़ाई का शंखनाद किया। भाजपा के इस शक्ति प्रदर्शन को देखकर समूचा शहर प्रभावित है, लेकिन 27 मार्च को कांग्रेस की विधायक प्रतिभा धानोरकर ने भाजपा के दंभ को तोड़ दिया। दादा महल की कोहिनूर तालाब से न्यू इंग्लिश मैदान तक निकली विशाल रैली में जनसैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज की महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई दी। दोगुनी से ज्यादा भीड़ देखकर एक और जहां भाजपा के पसीने छूट गए तो वहीं दूसरी ओर इस शक्ति प्रदर्शन में धानोरकर अग्रसर होने तथा सुधीर मुनगंटीवार के पिछड़ जाने को लेकर सर्वत्र चर्चाओं का माहौल गर्मा गया है। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की रैली यकीनन विशाल थी, लेकिन विधायक प्रतिभा धानोरकर की रैली उसके दोगुनी से भी अधिक होने की चर्चा के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा छाई हुई है। मुनगंटीवार के आशीर्वाद यात्रा में उप मुख्यमंत्री व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के अलावा विधायक संदीप ध्रुवे, संजीव रेड्डी, बाद कुरवार, अशोक उइके, महेश बाल्दी, प्रशांत ठाकुर, आशीष देशमुख, संजय धोटे, सुदर्शन निमकर आदि दिग्गज नेता मौजूद थे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की रैली में विधायक प्रतिभा धानोरकर के साथ ही विधायक सुभाष धोटे, सुधाकर अडवाले व अभिजीत जरी के अलावा कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। विरोधी दल नेता विजय वडेट्टीवार भी अनुपस्थित दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस की रैली ने गजब का शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में आए लोगों से शहर की तमाम सड़क खचाखच भर गए। इस शक्ति प्रदर्शन के कांग्रेसियों का उत्साह दोगुना हो गया। प्रतिभा धानोरकर ने अपना दूसरा नामांकन पेश करने के बाद न्यू इंग्लिश मैदान के मंच से चुनावी लड़ने का शंखनाद किया है। अनेक सावित्रीबाई फुले असतील, रणांगणावर रडणारी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई असतील, माँ जिजाऊ असतील, यांच्या प्रेरणेने मी आज तुमच्या समोर या लोकसभा मतदारसंघाची उमेदवार म्हणून आपल्या समोर आहे। तर ही प्रतिभा कधीही रडणारी नाही, तर कायम संघर्षासाठी लढणारी आहे, एवढा विश्वास मी आपल्याला देतो। आणि सगळ्या मतदार बंधू आणि भगिनींना विनंती करतो की एकदा मतरूपी आशीर्वाद आपण मला देऊन या लोकसभा क्षेत्रातून नक्की निवडून पाठवाल, एवढी सदिच्छा व्यक्त करतो। आज मोठ्या संख्येने आपण सगळे या ठिकाणी उपस्थित झाला आणि आजच्या या रॅलीला सकाळपासून तर आतापर्यंत जो प्रतिसाद दिला त्यासाठी सगळ्या माझ्या माता भगिनी आणि मतदार बंधू भगिनींचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। आणि इथंच आपल्या शब्दाला विराम। बिगुल वाजवायचं असेल, आपल्याला हे हुकुमशाही जर का मारून टाकायची असेल आणि लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर आपण सगळ्या मतदारांना माझी विनंती आहे की या चंद्रपूर वनी आर्णी मतदारसंघातून प्रतिनिधित्व करण्याची संधी जर का आपण मला दिली तर नक्कीच या भागाची एक सक्षम खासदार म्हणून मी काम करेल। जे खासदार साहेबांचं अपूर्ण राहिलेलं स्वप्न आहे, कारण 4.5 वर्षाचा त्यांचा कार्यकाल झाला आणि सुरुवातीला आपल्याला माहित आहे की 2 वर्ष कोविडमध्ये गेले। कोविडच्या कार्यकालात कुठल्याही खासदाराला 1 रुपयाचा फंड केंद्र सरकारनं दिला नव्हता आणि फंड दिल्यानंतर 3 वर्ष पूर्ण होऊन गेले, मतदारसंघात कुठलेही कामं ते करू शकले नाही। आणि सुधीर भाऊ म्हणतात की 4 वर्षाच्या कार्यकालात खासदारांनी काय केलं, पण आपल्याला माहित आहे की ते आमदार म्हणूनही माझ्या मतदारसंघातून विद्यमान आमदार होते, तेव्हाही अनेक विकासाचे कामं त्या मतदारसंघात त्यांनी केले। आणि माझ्याही मतदारसंघात मी मोठ्या गर्वाने सांगतो की आजपर्यंत विकासाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना महत्त्वाचे असणारे जे पांढरण रस्ते आजपर्यंत सुभाष भाऊ आहे या ठिकाणी अनेक आमदार जवळपास 2.5 वर्ष होतं। 2.5 वर्षाच्या या कार्यकालात आमच्या सगळ्या मंत्र्याकडून बऱ्यापैकी फंड आम्हाला मिळत होता। नंतर 1.5 वर्षाचं आपण पाहिलं की भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांचं सरकार आलं आणि या कार्यकालात विरोधी पक्षाच्या आमदारांना 1 रुपया त्यांनी दिला नाही। आणि अशा याच्यात आम्ही आपल्या मतदारसंघातले कुठलेही कामं करू शकलो नाही आणि त्याच्यासाठी समोर जनतेच्या जात असताना आम्ही विरोधी पक्षाचे आमदार म्हणून आमचा फंड गोठवण्यात आला। मायनिंगचा सुद्धा 7 कोटीचा फंड जवळपास होता, पण तोही आम्हा दोघांना अजिबात देण्यात आला नाही आणि त्यांच्या विरोधात आम्ही कोर्टात सुभाष भाऊ आणि मी गेलो तेव्हा कुठं आम्हाला तो मायनिंगचा देखील फंड त्या ठिकाणी रिलीज करण्यात आला। तर अशा अनेक समस्यांचा सामना करत असताना आपण बघितलं की जेव्हापासून महायुतीचं सरकार या राज्यात आहे, अनेक इकडून आले तिकडून गेले, कोणी खोके घेऊन भोके झाले, पण असे काही जास्त दिवस टिकत नाही। शेवटी सत्याचा विजय हा एक दिवस नक्की होतो आणि तोच विजय आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे। म्हणून कितीही माझ्यावरती टीका केल्या तरी
ही कोणाच्या बापाला घाबरणारी नाही आहे. मी आजच या ठिकाणी सांगतो. आम्ही काल नॉमिनेशन फॉर्म भरत असताना ज्या माता महाकालीच्या दर्शनाला गेलो, छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं आध्यात्म चेतना पदयात्रा में गौरीशी श्रद्धेय स्वामी गोपाल नंद जी सरस्वती महाराज की शिष्या साध्वी शब्द गोपाल सरस्वती दीदी ने बताया कि कथा के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई, विवाह में समस्या, कर्ज मुक्ति, ग्रह कलेश, बीमारियों से मुक्ति, इन सभी विषयों के बारे में गौ कथा के दौरान जवाब दिए जाते हैं। आप सभी गौ कथा में पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। 28 मार्च को शाम 7 बजे से इंधर समाज धर्मशाला बरेट रोड पर दीदी जी की कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी को धर्म लाभ लेने की अपील की गई। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजवा सदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। 31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं आध्यात्मिक चेतना यात्रा आप जो निकाल रही हैं, इसका क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है, इसके बारे में आप बताएं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है गौ माता जी की महिमा जन जन तक पहुँचे, ताकि समाज गौ माता जी की सेवा से सुखी, समृद्धशाली, निरोगी एवं सुखद जीवन जिए। यात्रा 4 दिसंबर 2012 को महाराणा प्रताप सिंह जी की वीरभूमि राजस्थान हल्दीघाटी से रवाना हुई। 3 दिसंबर 2043 तक के संपूर्ण भारतवर्ष में गांव-गांव जाकर के गौ माता जी की महिमा का बखान करते हुए जन समाज को गौ माता जी की सेवा के लिए प्रेरित करते। पैसा, भेंट, उपहार या किसी भी प्रकार की यात्रा की व्यवस्थाओं का स्वीकार नहीं किया जाता है। इस तरीके से अनवरत संपूर्ण भारतवर्ष में कार्य करती रही। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। भाजपा और कांग्रेस ने जबलपुर लोकसभा सीट के लिए अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। भाजपा से आशीष दुबे तो कांग्रेस से दिनेश यादव इस बार चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी ने बार पिछड़ा वर्ग से दिनेश यादव को मैदान में उतारा। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और लखन घनगौरिया सहित कई पार्टी नेता मौजूद हैं। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में इस बार कांग्रेस किस प्रकार ये सीट निकाली और पार्टी कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस इस बार अपने कार्यकर्ताओं के शरीर में जान फूंकने का काम कर रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जबकि कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है। इधर जबलपुर में एक 8 साल की आदिवासी बच्ची का शव तालाब में मिलने के बाद आदिवासी समाज सरकार से नाराज है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने पनागर में एक नाबालिग बच्ची का शव तालाब में मिलने पर प्रदेश सरकार की तीखी आलोचना की। ऐसा है कि वरिष्ठ जनों की मीटिंग थी। पहली बार जबलपुर के इतिहास में कार्यकर्ता को जो पार्षद रहे, जो वार्ड अध्यक्ष रहे, जो ब्लॉक अध्यक्ष रहे, जो महापौर का चुनाव लड़े, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, उनको टिकट मिला है। कार्यकर्ताओं में से एक मैं मानता हूँ बहुत उत्साह है। सारे वरिष्ठ जनों ने तन मन धन पूरी ताकत लगाकर इस बार कांग्रेस का परचम जबलपुर में लहराए, इसकी बातें कही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला किया नहीं। आज 8 साल की बच्ची का रेप जबलपुर में हुआ। रोज क्राइम सर चढ़ के बोल रहा है। जो कल उज्जैन में हत्या हुई थी, उज्जैन में महाकाल के मंदिर में आग लग गई, पुजारी जल गए। 3C के मुख्यमंत्री, पर्ची के मुख्यमंत्री जब से आए हैं, क्राइम, कर्ज और करप्शन उनका चोली दामन का साथ हो गया है। मैं मानता हूँ जनता देख रही है। इनने जो मोदी गारंटी दी 2014 में वो पूरी नहीं की। 2023 में जो बातें कही थी, वो चाहे 3000 रुपये बहनों के हो, चाहे किसानों के धान के, गेहूं के या 450 का, वो पूरा नहीं किया। मतलब हद दर्जे की अराजकता है। लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं। पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के एकजुट है बीजेपी को हराने के लिए। भ्रष्टाचार भी मंडला सड़क को भी मैंने कहा, मंडला से लेके जबलपुर की सड़क नहीं हो पा रही है। ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे हजारों किस्से हैं। क्यों महापौर उधर चले गए, कुछ तो होगा, ऐसे ही कैसे चले गए। बहुत बड़ी जी सर। ये 8 साल की बच्ची का मामला है भाई। अब जो 8 साल की बच्ची का मामला है पनागर का, बहुत अशोभनीय है और मुझे बहुत दुख है। बेचारी छोटी सी बच्ची शौच के लिए रात को निकली थी और वहाँ शायद एक शराब की दुकान थी और वहाँ तमाम शराबी लोग घूमते फिरते रहते होंगे
और किसी ने उसके साथ बदसलूकी की होगी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी है। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ें और कड़ा से कड़ा उनको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की अगर ये इंसिडेंट्स होंगे इससे सोसाइटी का मनोबल टूटता है और प्रशासन के प्रति भी एक ओपिनियन बनती है कि प्रशासन बहुत शिथिल है। और शराब की दुकानों पर वैसे भी थोड़ा अंकुश होना चाहिए, टाइमिंग्स को लेके और आसपास के एनवायरनमेंट को लेके। एक सवाल ये उठता है, दूध की दुकान पहले बंद हो जाती है और शराब की दुकान 11:30 बजे बंद हो जाती है, क्योंकि शराब की दुकान से सरकार को पैसा मिलता है, उस पैसे से वो चुनाव लड़ते होंगे, इसलिए बहुत लंबी चलती हैं। वही तो मैं बाद में बार बार कह रहा हूँ, मैं हिंट कर रहा हूँ कि शराब की दुकानों पे अंकुश लगना चाहिए और उनके जो अराउंड एनवायरनमेंट है उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, इस प्रकार की बदतमीजी और गतिविधियाँ शराब की दुकान के अराउंड नहीं होती हैं जो हम इंडिया में देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंदौर पुलिस के द्वारा शातिर चोर गैंग को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों ने अब तक थाना राजेंद्र नगर, राव और तेजाजी नगर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पकड़े गए दोनों आरोपियों से अभी तक 25 लाख रुपए का माल बरामद किया। इंदौर को राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी चोरी का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को 25 लाख के चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें जोन 1 के अलग अलग थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों ने तीनों थाने में अलग अलग समय में चोरी को वारदात अंजाम दिया गया था। थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक परिवार बाहर शादी में गया था कि तभी घर ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद एक घटना राउत थाने की भी है, जहां घर में बदमाशों के द्वारा सोने चांदी के जेवर, रुपये और लैपटॉप सहित 13 लाख रुपए की चोरी हुई थी। इन सभी मामलों में राजेंद्र नगर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ते हुए 25 लाख रुपए का मशरूका पुलिस ने जब्त किया है। वहीं इनका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी। जोन 1 के अंदर काफ़ी नकबजनी की घटनाएं घटित हुई थी। सबसे पहले 14 फरवरी को एक घटना घटित हुई थी राऊ के अंदर, जिसके अंदर से एक ब्रेजा गाड़ी और कुल 13 लाख रुपए का मशरूका गया था। इसके अलावा सेम घटना फिर उसके बाद 28 फरवरी को भी घटित हुई तेजाजी नगर के अंदर, जिसके अंदर 2 लाख रुपए का मशरूका गया और सोना चांदी के आभूषण गए। इसके साथ 1 मार्च को भी थाना राजेंद्र नगर में एक घटना घटित होती है नकबजनी की, जिसमें 12 लाख रुपए जाते हैं। इसके अलावा फिर 4 मार्च को भी। तो इन सभी चोरियों के अंदर जब हमने विस्तृत तौर पर CCTV फुटेज खंगाले और विशेष टीम का गठन किया, जो इसमें आरोपियों की धरपकड़ और हिरासत के लिए हमने बनाई, तो जब हमने एक्सटेंसिव लेवल पे इसमें CCTV फुटेज चेक किए, इसके साथ साथ जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो टेक्निकल एनालिसिस की मदद से जब हमने पता किया तो हमको एक चीज़ पता चली कि सभी चोरियों में एक कॉमन चीज़ निकल के आती है, वो है बेलेनो ब्रेजा गाड़ी, जो पहली नकबजनी से चोरी हुई थी। तो ये लोग पहले रैकी करते थे, सुनसान मकानों की पता लगाते थे कि भाई कौन सा रहवासी अभी रह नहीं रहा है और कितने दिनों से उसमें ताला लगा हुआ है। तो खास करके ये इस प्रकार के घरों को चिन्हित करते थे, उसके पश्चात ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इसके अंदर मुख्यतः 3 लोग हैं, एक सुनील जो देवास का रहने वाला है, एक दीपक जो रतलाम का रहने वाला है और जो इनका मास्टरमाइंड वसीम है जो मुंबई का रहने वाला है। टोटल इसमें जो जितनी भी 4 चोरियाँ उसमें टोटल 37 लाख का मशरूका लोगों का गया था, जिसमें से अभी हम एट प्रेजेंट 25 लाख का मशरूका बरामद करने में सफल रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो एक फरार व्यक्ति है वसीम, जो इन दोनों का ऐसा कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में जो हमने पाया कि वो मास्टरमाइंड इन सब चीज़ों का, तो उसको भी हम काफ़ी क्लोजिंग कर रहे हैं और संभवतः उसको भी हम पकड़ लेंगे। तो इसमें और भी जो चोरियाँ वो खुलने की संभावना और आने वाले समय में जो मशरूका हमने जब्त किया है उससे भी बड़ी संख्या में और मशरूका हम जब्त कर पाएंगे इसके अंदर। ये इसमें जो वसीम है ये बेसिकली मुंबई का रहने वाला है। इसका जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी इसके अंदर ये 2 सुनील और जो दीपक है, उनका ऐसा कहना था कि वसीम ने उनको हायर किया था कि जो भी चोरी का माल रहेगा उसमें से 30% मैं आपको दे दूंगा, बाकी 70% हम अपने पास रखेंगे। तो इस प्रकार से वसीम एक प्रोफेशनल चोर था और इन्होंने इन दोनों को हायर किया था ताकि, क्योंकि ये लोकल लोन हाउ को जानते थे, ये मुंबई का था, तो ये लोकल लोन हाउ और लोकल लोगों को जानते थे, पहचानते थे, इसीलिए।
गाड़ियाँ अब देखिए इनका मुख्य जो उद्देश्य रहता था वो किसी भी प्रकार की चोरी करना रहता था। जैसे कि सभी चोरी की वारदातों में आप देखेंगे तो कैश गया है, सोना चांदी के आभूषण गए हैं, फिर अगर कोई मोटरसाइकिल गई है और कोई गाड़ी अगर मिल जाती, टीवी है, सब गई है। तो ये इस प्रकार के ऐसे नहीं थे कि एक पर्टिकुलर गाड़ी का गिरोह था, ये बेसिकली नकबजनी का गिरोह था। इनको जो मिलता था वो ले लेते थे, उसको खपत कराते थे। इसमें चौकी जो मास्टरमाइंड वसीम है वो अभी तक हमारी पकड़ में नहीं आया है, संभवतः हम उसको कुछ दिन में क्लोजिंग कर लेंगे। उससे हमें और विस्तृत इन्वेस्टिगेशन में फर्दर मिलेगा कि भाई उसने कहीं और भी तो ऐसी घटना घटित नहीं की है, और आगे की चेन जो डेवलप होती है कि कहाँ माल खपाते थे, किसको बेचते थे, वो आगे डेवलप होगा। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल मिसरौद थाने के अंतर्गत जाटखेड़ी पर गौशाला में सो रहे युवक पर एवं बीच बचाव करने आए पिता पर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 1250 अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार चाकू लगने से हाथ की नस कटने से गंभीर स्थिति में है। हमला करने वाले अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। आपको बता दें कि गौशाला के आसपास आए दिन शराब पीकर उत्पात मचाया जाता था। इसी को लेकर ये विवाद सामने आया। इसकी शिकायत कई बार स्थानीय पुलिस प्रशासन से की गई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से न लेते हुए लापरवाही में काम किया, जिसका ये इतना बड़ा गंभीर हादसा हुआ। अगर पुलिस ने समय रहते हुए अभी कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में इससे बड़े परिणाम शायद वहां देखने को मिल सकते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम संजय यादव है और आज रात को मेरे भाई के साथ और पिताजी के साथ बहुत दुर्भाग्य हादसा हुआ है, जिसमें उनने दोनों मेरे पिताजी को और मेरे भाई की हाथ में चाकू मार दिया। दोनों हाथ की कलाइयों की नस कट गई। जो 1250 में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस प्रशासन उसको तगड़े से ले, और मैं चाहता हूं कि आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, इनको अच्छे से गिरफ्तार करके इन्हें कानूनी कार्रवाई की जाए। और एसपी साहब को निर्देश दे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और इन पर एसपी साहब और आईजी साहब को सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कहाँ का मामला है? ये जाटखेड़ी इंदिरा नगर फेज 2 मल्टी में जो मेरी गौशाला की डेयरी है, और डेयरी हटाने के लिए आग लगाने के लिए आए थे, जिसमें मेरी बहन भी इसमें घायल है। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। होली एक ऐसा त्योहार है जिसका लोगों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार होता है। जब किसी की शादी होती है तो पहली बार की होली की तो बात ही क्या। वैसे होली तो रंगों का त्योहार पूरे देश में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन ये उत्सव उन जोड़ों के लिए और भी खास हो जाता है जो अपनी शादी के लिए पहली बार होली का त्योहार मना रही हैं। शादी के बाद की सभी रस्में और त्योहार नए जोड़ों के लिए अपने आप में खास होते हैं। वैसे तो त्योहार हमेशा से ही खास होता है, लेकिन अगर त्योहार शादी के बाद पहले हो तो वह और भी खास हो जाते हैं, और हम सभी उन्हें यादगार बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। आपकी पहली होली यादगार बने और उसकी याद हमेशा ही आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए तो वही है होली के रंग अपनों के संग। जीवन में अगर रंग ना हो तो सब कितना बेरंग नीरज लगेगा। जीवन में रंगों की महत्ता को रेखांकित करने के लिए ही हमारे देश समाज में पौराणिक काल से ही रंगों का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। ये पर्व हमें प्रेम, स्नेह और अपनेपन के रंगों में रंग देता है और जीवन को सतरंगी बनाता है। इसलिए किसी ने सही ही कहा है कि तन रंग ले, मन रंग ले, जीवन सतरंगी कर ले। आपकी पहली होली है और आपने होली खेली भी होगी, उसके बारे में आप क्या विचार रखती हैं और क्या कहना चाहती हैं? शादी के बाद की तो ये मेरी पहली होली है। इसके पहले भी जब मेरे जो फियांस थे, जब हमारी शादी फिक्स हुई थी, तब हम लोगों ने उनको बुलाया था होली खेलने, क्योंकि हमारे लिए वही हमारी पहली होली थी। तो जब वो आए थे तो वो होली सबसे ज़्यादा स्पेशल थी। हमने उनका पूरा स्वागत किया था, लाइक पूरे ढोल बोल से उनका स्वागत किया था। पूरा एक होली पार्टी अरेंज करी थी जिसमें हम लोगों ने उनके लिए काफ़ी सारे डांस परफॉर्मेंस रखे थे, काफ़ी कुछ रखा था। तो सब लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और हमारे यहाँ पहली होली, शादी की पहली होली पे मायके से ससुराल के लिए काफ़ी मिठाइयाँ जाती हैं, तो उसकी तैयारी करना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खास होता है। भूजे, पपड़ी, मठरी, ये सब चीज़ें बनाना, सब ससुराल जाती हैं पैकिंग हो के। तो शादी के बाद की पहली होली सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है। मतलब एकदम सब कुछ कलरफुल हो जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा था। आपकी यह पहली होली है और आपने इसको किस रूप में मनाया, उसके बारे में आप बताएं। ये हमारी पहली होली शादी के बाद हमारी फैमिली ने उन सब लोगों को बुलाया था, ससुराल वालों को। सब लोग घर पर आए थे, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से होली खेली साथ में मिलकर। फिर सब लोग जब जा रहे थे तो सब पहली होली पे मिठाई वगैरह दी जाती है, तो यहाँ पे सब गुंजा पपड़िया वगैरह सब भिजवाया करा, बस ऐसे एंजॉय। तो आपने क्या मतलब किस तरह होली खेली? होली तो इतनी डेंजर थी कि कलर अभी तक लग रहा है, छूट ही नहीं रहा कलर।
ऐसे गुलाल गुलाल के कह के सबने रंग लगा दिया। ऐसे ये होली बहुत एंजॉय किया। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। धर्मपुरी थाना अंतर्गत टवलाई धर्मपुरी मेन रोड से 100 मीटर की दूरी पर मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश क्षेत्र में फैली सनसनी। घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने पत्थर से मारा है, तो वहीं पास में बड़ा पत्थर भी है एवं लाश खून से लथपथ है। लाश को देखकर वहां के चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही धर्मपुरी टीआई की टीम के साथ पहुंचे पुलिस जुटी जांच में। व्यक्ति की कहां की ये जानकारी अभी नहीं मिली। धार से सुनील धर्मपुरी थाना अंतर्गत टवलाई धर्मपुरी मेन रोड से 100 मीटर की दूरी पर मिले अज्ञात व्यक्ति की लाश क्षेत्र में फैली सनसनी। घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने पत्थर से मारा है, तो वहीं पास में बड़ा पत्थर भी है एवं लाश खून से लथपथ है। लाश को देखकर वहां के चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही धर्मपुरी टीआई की टीम के साथ पहुंचे पुलिस जांच में जुटी। खबर बनाते हुए तक व्यक्ति यहाँ के अभी पता नहीं चला। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नागदा में शाम आने वाली रंगपंचमी को देखते हुए प्रशासन ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरा। प्रशासन ने उज्जैन में हुए अग्निकांड को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश देते हुए निर्देशित किया है कि नगर में जब रंग पंचमी पर गैर जब नगर से निकलेगी तब प्रमुख मार्गों की लाइट सप्लाई बंद कर दी जाएगी और केमिकल युक्त रंग और गुलाल पर पाबंदी रहेगी। साथ ही शांति से गैर निकालने के लिए फरसान के और नगर पालिका के कर्मचारी आगे आगे निगरानी करेंगे। संजय शर्मा की रिपोर्ट। द्वारा आज मार्च निकाला गया था, क्या मामला था पूरा? आज रंग पंचमी के दिन जो गियर निकाली जानी है, उस गियर का रूट हम लोगों के द्वारा देखा गया है और गियर के रूट में आने वाले जो बिजली के तार हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए हमारे साथ में बिजली के अधिकारी थे, साथ में नगर पालिका के अधिकारी भी थे। उन्होंने पूरा रूट देखा है, किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से हम गियर निकालेंगे तथा लोगों का जो त्यौहार है वो शांति और सौहार्द के साथ मनाया जा सके। इसके लिए भी हमने शांति व्यवस्था की दृष्टि से भी अपने रूट को देखा गया। सर, मवेशियों को लेकर क्या? मवेशियों को लेकर जो हमने नगर पालिका को निर्देशित किया है कि एक टीम उनकी मवेशियों के गियर के आगे आगे चलेगी, जो रास्ते में आने वाले समस्त मवेशियों को रास्ते में हटा दी जाएगी। सर, एक ये बात आई कि जब जहाँ से गियर निकलेगी वहाँ से विद्युत सप्लाई बंद कर दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि बीच में कुछ तार हैं, ऐसा सामने सुनने में आया है कि गियर का जो फव्वारा है वो घरों के ऊपर डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर विद्युत प्रवाह रहता है तो कहीं दुर्घटना की आशंका है। जिसको देखते हुए विद्युत विभाग के अधिकारी ने निर्देशित किया है कि जहाँ से गियर हम निकाल रहे हैं वहाँ सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत लाइन सप्लाई को। पर सर, उससे यह है कि सर जहाँ पर मंच लगाकर जो स्वागत किया जाता है तो वहाँ पर उसकी लाइट की ज़रूरत रहती है सर, तो वो कैसे हो पाएगा? उस पॉइंट पर हम विचार कर रहे हैं कि उसमें क्या वैकल्पिक व्यवस्था बैटरी की वहाँ पर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर वो ऐसी असुविधा अगर सामने आती है तो हम विचार करेंगे कैसे हम सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए हम उसको व्यवस्थित तरीके से निकाल पाएंगे। सर, जिस प्रकार से कलर की बात करें तो अपन केमिकल की कलर की निगरानी रहेगी सर प्रशासन की? नगर पालिका के इस बारे में भी निर्देशित किया है। हालांकि जितने भी गुलाल वगैरह हल्का फुल्का केमिकल तो उनमें रहता ही है, लेकिन एक जो स्प्रे जो रहता है स्प्रे ना किया जाए, क्योंकि स्प्रे से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे उज्जैन में हो चुकी है। तो इन चीज़ों का भी एहतियातन हम ध्यान रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंदौर जिले की गौतमपुरा थाना क्षेत्र के बछोड़ा गांव में 4 महिलाओं ने मिलकर अपने ही मोहल्ले में रहने वाली महिला के कपड़े फाड़ कर किया निर्वस्त्र। घसीटते हुए डंडों से पिटाई भी की। लोगों ने वीडियो बनाई पर बीच बचाव के लिए कोई आगे नहीं आया। मामला गौतमपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम बछोड़ा का है। यहां सोमवार की देर शाम 4 महिलाओं ने इंसानियत लाजो शर्म को तार तार कर दिया और अपने ही मोहल्ले में रहने वाली एक 30 वर्षीय मजदूर परिवार की उसके घर में घुसकर उसे घसीटते हुए रोड पर लाई और एक कर उसके वस्त्रों को फाड़ निर्वस्त्र किया और पाइप डंडों से पिटाई करते हुए पूरे मोहल्ले में घुमाया। महिला तड़प तड़प कर कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मेरे कपड़े मत फाड़ो। पर चारों महिलाओं ने उसकी एक न सुनी, बल्कि लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई, पर किसी ने इस कृत्य को रोकना जरूरी नहीं समझा। इस शर्मनाक घटना ने एक बार फिर इंसानियत को तार तार कर दिया है। इधर जब मामले की जानकारी थाना प्रभारी संगीता सोलंकी को मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंची और महिलाओं को पकड़ थाने लाई और प्रकरण दर्ज किया। बताया जा रहा है कि फरियादी महिला ने उसके कपड़े फाड़कर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
फरियादी महिला के अनुसार वह सोमवार शाम को अपने घर पर रोटी बना रही थी कि तभी उसी के मोहल्ले में रहने वाली 3 महिला लक्ष्मी, अनीता, गौरीवा, राधाबाई घर के अंदर आई और गंदी गंदी गालियां देने लगी, जिसमें एक महिला लक्ष्मी बोली कि तू मेरी 60 वर्षीय सास को मंदसौर क्यों लेकर गई। फरियादी महिला ने बोला वो नहीं ले गई, तो सभी ने मारपीट की और घसीटते हुए महिला मंजिल से रोड पर लाई और चारों ने पाइप लकड़ी के डंडे से मारा और साड़ी, पेटीकोट व ब्लाउज फाड़ निर्वस्त्र कर दिया। थप्पड़ मुक्के से मारपीट कर मोहल्ले में घुमाया और जाते जाते चारों महिलाएं जान से मारने की धमकी भी दी है। मामले को लेकर एसपी सुनील मेहता ने बताया कि पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर आरोपी लक्ष्मी पति महेश, अनीता पति सुरेश, गौरी पति धन्नालाल, राधा पति धर्मेंद्र पर धारा 452, 354 में मामला दर्ज कर चारों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल पहुंचाया गया है। साथ ही मामले की बारीकी से जांच की जा रही है व मोहल्ले वालों से भी पूछताछ लगातार जारी है। क्या है पूरा मामला और किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? 25 तारीख को एक घटना घटी है बछौरा ग्राम में, देपाल गौतमपुरा थाने में ये घटना घटी है और जिसमें एक महिला के साथ 4 महिलाओं ने मारपीट की है। ये चारों महिलाओं के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। केस रजिस्टर करके उन्हें अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके उन्हें जेल भेज दिया गया। ये हम बताना चाहेंगे कि ये दोनों ही पक्ष जो हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग से ही बिलोंग करते हैं, तो इसमें वो जो भ्रांति फैलाई जा रही है जिस तरह की वो उसमें विश्वास नहीं करें। दोनों ही अनुसूचित जाति वर्ग के ही हैं और आरोपियों के खिलाफ हमने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। सर, किस बात को लेकर मारपीट की गई थी महिलाओं को? बहुत साधारण सी बात थी। जो आरोपी पक्ष है उनका कहना था, उसमें से एक जो आरोपी महिला है उसका कहना था कि उसकी सास को लेके पीड़ित महिला मंदसौर लेके गई थी, जबकि पीड़ित महिला द्वारा इसका कहा गया है कि ऐसा उसने नहीं किया है। इस बात को लेकर ही मारपीट हुई है। सर, ऐसा भी बताया जा रहा है कि जब महिला की पिटाई की जा रही थी वहाँ पर कई लोग मौजूद थे जो वीडियो बनाने में मजबूर थे, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी या इस तरह से? हाँ, कुछ लोग वहाँ वीडियो में ज़रूर है कि कुछ लोग दिखाई ज़रूर दे रहे हैं, बट मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ जो भी अगर इस प्रकार की वीडियो बनाया है तो वो डिलीट कर दे। अगर किसी प्रकार से भी अगर हमें सूचना मिलती है कि किसी ने इस वीडियो का बनाया है, अपने पास रखा है या उसका मिसयूज़ कर रहा है, तो उसके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। स्नेहा चौधरी का कहना है कि होली मूलतः बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये होली का त्योहार 2 दिनों में मनाया जाता है। रंगों वाली होली, जिसे दुल्हन डे भी कहा जाता है। एक दिन पहले रात को लोग होलिका दहन का कार्यक्रम करते हैं और अगले दिन सुबह से रंग बिरंगी अटपटी छिछोरी कईयों को हैरान कर देने वाली, कईयों के लिए भड़ास निकाल देने वाली होली का त्योहार मनाया जाता है। भारत में होली का त्योहार कृष्ण और राधा की पवित्र प्रेम की निशानी के तौर पर भी मनाया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे नेगेटिव अर्थों में भी लेते हैं और इस त्योहार का उपयोग आपसी रंजिश पूरी करने के लिए करते हैं। स्नेहा का मानना है कि जीवन के 1000 रंग हैं। हमारे पर्व त्योहार इन्हीं रंगीनियों को बनाए रखने के लिए है। तमाम रंगों में एक ऐसा रंग है जिसमें सामूहिकता का बहुत निहित है और वह रंग है होली का। जीवन में जो भी उत्सव और उल्लास है केवल वर्तमान के क्षण में ही है। हमारे सारे पर्व त्योहार हमें वर्तमान में जीने का ही प्रयास है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक उत्सव धर्मी देश का हिस्सा हैं। मेलजोल और सामाजिकता हमारे पारस्परिक संबंधों की नींव रही है। मेलजोल की जैसी परंपरा होली में दिखती है वैसी अन्यत्र नहीं है। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। मेरा नाम स्नेहा चौधरी गंजबासौदा से। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार बुराइयों पे अच्छाई का जीत का प्रतीक है। ये होली का त्यौहार हम 2 दिन मनाते हैं। पहले दिन होली का दहन होता है और दूसरे दिन एक दूसरे को रंग लगा के, गुलाल लगा के होली मनाते हैं। आजकल युवाओं में बहुत जोश होता है होली के त्यौहार को मनाने का और आजकल भक्तों में भी बहुत उमंग होती है। राधा कृष्ण की होली खेलते हैं, फूलों की होली खेलते हैं, भजन संध्या होती है, कवि सम्मेलन करते हैं और जिसमें बहुत आनंद आता है। आजकल युवाओं में भक्ति का दौर बहुत बढ़ता जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक उत्सव धर्मी देश के हिस्सा हैं। होली की शुभकामनाएं। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्रीमती संगम गोयल
तहसील अध्यक्ष गंज बसौदा से जिला विदिशा। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। रंगों के इस पवित्र त्यौहार में हम सब करदाताओं की एक खास जिम्मेदारी का अनुभव करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपनी अपनी जातियों के रंग में रंगे हुए दिखते हुए भी वैश्य एकता के एक रंग में दिखें। आज के बदलते परिवेश में इस समय हमें गंभीरता दिखाते हुए एक होना बहुत आवश्यक दिखता है। आज होली का ये पवित्र त्यौहार हम सब अपनी पवित्रता और वैश्य एकता को मजबूती प्रदान करें। पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं श्रीमती अनीता माहेश्वरी, जिलाध्यक्ष जिला विदिशा मध्य प्रदेश से समस्त वैश्य समाज महासम्मेलन में पधारे हुए अतिथियों व समस्त मातृशक्ति को होली की शुभकामनाएं प्रेषित करती हुई होली के महत्व पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रही हूँ। इस संदर्भ में मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। जैसे गलत इरादों से आई होलिका प्रहलाद की एक निष्ठता से खुद ही अपने गलत इरादों में जलकर भस्म हो गई, ठीक उसी तरह हम सभी प्रदेश के वैश्य पदाधिकारी एकता के सूत्र में बंध जाएं ताकि नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय स्वतः हो जाए और समस्त वैश्य समाज उस मुकाम पर पहुंच जाए जिसके लिए वह प्रयासरत है। वैश्य एकता जिंदाबाद। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। किशनगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 6 लाख का डोडा चूरा किया बरामद। आर्टिका कार में छिपा कर ले जा रहे थे आरोपी डोडा चूरा। आदर्श आचार संहिता चेकिंग करते हुए किशनगंज पुलिस डोडा चूरा किया बरामद। चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में आचार संहिता का असर देखा जा रहा है। हर थाने के क्षेत्र में बैरिकेड लगाकर 4 पहिया वाहन की चेकिंग की जा रही है और उसी को लेकर 25 तारीख की रात्रि को किशनगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान 60 लाख का डोडा चूरा बरामद किया। 25 मार्च 2024 मंगलवार को रात्रि में मोहन नीमच रोड पर रात्रि में किशनगंज पुलिस ग्राम भाटखेड़ी में बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही थी। तभी एक 4 पहिया वाहन गया और 4 पहिया वाहन में सवार दोनों व्यक्ति कार की चाबी लेकर भाग गए। आसपास घनी बस्ती एवं सकरा रास्ता होने के कारण दोनों व्यक्ति फरार हो गए। पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी लेते हुए कार के अंदर से 14 प्लास्टिक की बोरियां मिली, जिनमें कुल 281 किलो डोडा चूरी मिली, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए है। पुलिस द्वारा कार एवं डोडा चोरी जब्त कर दोनों व्यक्तियों पर एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। न्यूज 24/7 तक से रवि धीमान, इंदौर, ब्यूरो चीफ। थाना किशनगंज क्षेत्र में 25 मार्च को दिन में एक मुखबिर सूचना मिली थी कि कोई अवैध परिवहन कर रहा है। इस सूचना पर से थाने की टीम वहां पर पहुंची और घेराबंदी की। तो उस घेराबंदी में एक आर्टिका कार जो थी उसमें से 2 लोग निकलकर भाग गए बस्ती की ओर, क्योंकि भाटखेड़ी में जहाँ पर ये गाड़ी रुकी गई थी दर्शन ढाबे के पास में, वहाँ पर अंदर सघन एरिया है। तो गाड़ी छोड़कर चाबी लेकर वो वहाँ से भाग गए। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया पर वो घनी आबादी और छोटी तंग गलियों का फायदा उठाकर वहाँ से निकल गए। गाड़ी में से 281 किलो का डोडा चूरा जब्त हुआ है। आर्टिका कार है जो कि राजस्थान पासिंग गाड़ी है और इसमें जो अज्ञात आरोपी है उनको पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और गाड़ी को भी ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान पासिंग कहाँ की है और उसके मालिक कौन है और क्या डिटेल है। डोडा चूरा लगभग 6 लाख का है और आर्टिका कार है जो लगभग 16 लाख की होगी। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश में लोकसभा चुनावी बिगुल बजते ही सारे नेता अपने अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों के बलबूते पर चुनाव जीतकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता संजय तिवारी की कांग्रेस के कट्टर समर्थक व ज्येष्ठ नेता नंदू नागरकर से एक छोटी सी मुलाकात में नागरकर ने बताया कि जिसे आप विकास पुरुष कहते हैं तो गिनाए उनके विकास कार्य।
आज भी चंद्रपुर में नालियों से पानी की निकासी सुयोग्य नहीं है। थोड़ी सी बरसात गिरे तो पानी जनता के घरों में घुसता है। बारिश ज्यादा हो तो बाढ़ सा सैलाब दिखाई देता है। आज भी चंद्रपुर में अनेकों समस्याएं बनी हुई है। बेरोजगारों को रोजगार की तलाश है। प्रांतीय को रोजगार, स्थानीय बेरोजगारों के गाल पर तमाचा मारा जा रहा है। चंद्रपुर वाणी अरनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हमारे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार प्रतिभा धानोरकर ही विजयी होंगी, ये हमारा विश्वास है। पिछले 25 वर्षों से राजकारण करने वालों को हमारे स्वर्गीय नेता बालू धानोरकर ने धूल चटाई है, तो अब की बार प्रतिभा धानोरकर चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें अकेला ना समझे। एक नारी सभी विरोधियों पर पड़ेगी भारी। अपनी हार को बर्दाश्त करने की विकास पुरुष की है बारी। जी, जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, प्रतिभा धानोरकर जी को सीट मिली, बहुत अच्छी बात है। अभी ये चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? इस भारत देश की 17वीं लोकसभा चुनाव है और महाराष्ट्र में और इस चंद्रपुर में पिछली बार एकमेव खासदार दिवंगत बालू धानोरकर चुन के आए थे। इस बार सभी ने टिकट मांगे हैं और पार्टी ने किसी एक को टिकट देने वाले हैं और प्रतिभा धानोरकर को उम्मीदवारी मिली है। और कांग्रेस ने कांग्रेस पक्ष धर्मनिरपेक्ष है, कोई जात पात धर्म पे नहीं रहते। एक सामाजिक सामान्य लोगों को न्याय मिलाने के लिए हमारी पार्टी की ध्येय धोरण हम लोगों के सामने रखते हैं और विषय रख के ही हम हमेशा चुन के आते हैं। इस चंद्रपुर मनी आने लोकसभा क्षेत्र में 10 बार कांग्रेस का उम्मीदवार आया है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारा उम्मीदवार कांग्रेस का बहुमत से चुन के आएगा। इधर एक साइड से बीजेपी के विकास पुरुष कहे जाते हैं सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी खड़े हैं, तो ऐसे में कुछ आप जो विकास पुरुष बोल रहे हैं, विकास पुरुष कैसे हो सकते हैं? चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 बार चुन के आए, बल्लारपुर मूल में 3 बार चुन के आने के बावजूद भी 3 बार वो मिनिस्टर हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं। आज भी चंद्रपुर की हालत जैसी है वैसी है। चंद्रपुर में कोई भूमिगत विद्युत वाहिनी नहीं है, भूमिगत गटार लाइन नहीं है, पानी के सोर्सेज बरोबर नहीं है, रोड रास्ते बरोबर नहीं है, बाईपास का रोड नहीं है, अनेक लोगों की जान जा रही है, ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है। अभी भी गांव का बाहर जिले का आदमी शहर में आता है तो खेड़े जैसी शहर की हालत है। हद्दवार ने वजह से सामान्य गरीब को आज जमीन जगह लेके घर बांधने की सोच नहीं है। इसलिए विकास पुरुष कौन होता है? जब 3 बार आप मंत्री और रहने चुके बाद विकास पुरुष की बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। 3 बार 6 बार चुन के आने के बाद इस शहर का कायापलट नहीं हुआ, इसलिए उनको इस विधानसभा क्षेत्र में इस टाइम कांग्रेस से हार मानना पड़ेगा। और देखिए, अभी उनको उम्मीदवार मिली है और उम्मीदवार होने के बावजूद अभी चुनाव दोनों पार्टी से लड़ा जाता है और जिस तरह से लोग किसी को मानते हैं किसको नहीं मानते, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजय होने वाला है। बेरोजगारी है और गरीबी महंगाई बहुत है, इसके अगर से आपकी सीट आती है तो इसके ऊपर आपका क्या एक्शन रहेगा? आज देश में बेरोजगारी, रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत आसमान में पहुंच चुकी है और चंद्रपुर क्षेत्र औद्योगिक होने के बाद पर प्रांतीय को काम दिया जाता है, स्थानिक लोगों को डाला जाता है और हमें यही करना है कि स्थानिक लोगों को न्याय मिले, स्थानिक लोगों के हाथ को काम मिले। अगर इस विषय पर हमने अगर काम किए, आज WCL है, सीमेंट फैक्ट्री है, औषधि केंद्र है, आयरन के कारखाने हैं और जंगल है, जल जमीन पानी, जल जमीन और वन तीनों हमारे पास है, लेकिन इस चीज़ का उपयोग 30 साल से सुधीर बाबू मुनगंटीवार नहीं कर सके, इसलिए आज चंद्रपुर शहर की हालत, जिले की हालत बहुत खराब है। आज जो कांग्रेस के जो रैली निकल रहे हैं उसके क्या कहना आपका? कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता रैली में जाने वाले हैं। कल औपचारिकता कल फॉर्म भर दिए हैं, आज फिर कार्यकर्ता साथ में
प्रतिभादायी 11 बजे खुदूर तालाब से आप भरने जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चंद्रपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि नगर निगम आयुक्त विपिन पालीवाल ने 24 करोड़ 62 लाख रुपए की टेंडरिंग प्रक्रिया करके आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसलिए पूर्व नगर सेवक पप्पू देशमुख ने राज्य और चंद्रपुर जिला चुनाव अधिकारियों को दी गई शिकायत में मांग की है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले आयुक्त को निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। लोकसभा 2024 चुनाव के मद्देनजर 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि से किसी भी नए कार्य के लिए ई टेंडर का प्रकाशन अथवा ई टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। हालांकि चंद्रपुर नगर निगम आयुक्त विपिन पालीवाल ने 18 मार्च को राज्य सरकार की वेबसाइट पर करीब 24 करोड़ 62 लाख रुपए के बजट का ई टेंडर अपलोड कर दिया है। पालीवाल ने आचार संहिता अवधि के दौरान आपातकालीन या अत्यावश्यक कार्य के अभाव में और सक्षम चुनाव अधिकारियों की मंजूरी के बिना उक्त ई टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू करके आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसलिए पूर्व नगर सेवक पप्पू देशमुख ने मुख्य चुनाव अधिकारी को दी शिकायत में मांग की है कि उन्हें निलंबित किया जाए और आपराधिक कार्रवाई की जाए। आचार संहिता के विरुद्ध उक्त ऑनलाइन ई टेंडर का विज्ञापन 15 मार्च 2024 को 3 समाचार पत्रों में दिया गया था। इस विज्ञापन में बताया गया कि उक्त ऑनलाइन ई निविदा 18 मार्च से प्रकाशित हो चुकी है। उन्होंने यह दिखाने की साजिश रची कि उक्त ई टेंडरिंग प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हुई थी। पालीवाल को इस बात की पूरी जानकारी है कि टेंडरिंग प्रक्रिया उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन टेंडर फॉर्म बिक्री के लिए सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इसके बावजूद देशमुख ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने आचार संहिता के बीच उक्त कार्य के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। विपिन पालीवाल 2015 से 2020 तक चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर और पंभुरना के नगर परिषद के मुख्य अधिकारी रूप में कार्यरत थे। मार्च 2020 के बाद उन्हें लगभग 1 वर्ष के लिए वर्धा स्थानांतरित कर दिया गया। पालीवाल जून 2021 से चंद्रपुर शहर नगर निगम में कार्यरत है। वर्धा जिले में लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल को छोड़कर पालीवाल लगभग 7 वर्षों से चंद्रपुर जिले में काम कर रही हैं। देशमुख ने शिकायत में कहा कि उनका करियर विवादास्पद रहा है और उन पर पसंदीदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए की कई कार्यों में गबन का आरोप लगाया। महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री बिपिन पालीवाल यांनी 24 कोटी रुपयाच्या एका कामाची निविदा प्रक्रिया ई निविदा प्रक्रिया आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर केली 18 मार्च रोजी आणि ही निविदा प्रक्रिया ते नेहमीप्रमाणे मर्जीतल्या कंत्राटदाराला लवकरात लवकर काम कसं मिळेल या सोयीसाठी त्यांनी हा प्रकार केलेला आहे। श्री पालीवाल हे आयुक्तपदावर आहेत चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या आणि आचारसंहितेच्या दरम्यान नवीन ई निविदा प्रक्रिया राबविता येत नाही याची त्यांना पूर्ण कल्पना असताना त्यांनी हे कृत्य केलं आहे। त्यामुळे आज आम्ही चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे त्यांची तक्रार केली। जिल्हाधिकारी साहेबांना आम्ही भेटलो, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि बिपिन पालीवाल आयुक्त साहेब यांच्या विरुद्ध निलंबनाची कारवाई करावी आणि त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयांना निवेदनाद्वारे केली आहे।